तो काइनेमैटिक्स में ही हम लोगों ने 1D मोशन की थ्योरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। अभी कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देख रहे थे हम लोग, तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट क्लास है 1D मोशन की, और इसके अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले पाथफाइंडर का देख रहे हैं, MCQ 8। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं। 2 cars A and B simultaneously start a race। एक साथ चलिए दोनों कार्स। वेलोसिटी v ऑफ द कार A वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन इन द फिगर। तो A की जो वेलोसिटी, पहली वाली कार की वेलोसिटी, वो ऐसे करके ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। और क्या बोला है, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड फ्यू सेकंड्स बिफोर 100 सेकंड्स। तो 100 से थोड़ा सा पहले इसकी 50 हो गई है स्पीड, ओके। और क्या बोल रहा है फिर, कार बी रन्स टुगेदर विद कार ए टिल बोथ एक्वायर 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ, यहाँ पे कहीं 20 मीटर पर सेकंड तक दोनों कार्स एक साथ चली हैं। उसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर दिस कार बी मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकंड। उसके बाद क्या, 20 मीटर पर सेकंड से कार बी जो है वो जीरो एक्सेलरेशन से चली है, कितनी देर तक, 1 सेकंड तक। और उसके बाद क्या किया है, एंड देन फॉलोज द वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए विद डिले ऑफ 1 सेकंड। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड के बाद कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर एग्जैक्टली ऐसे ही ग्राफ ये लेके चल रही है, समझ गए, 1 सेकंड के डिले के बाद, ओके ओके। और फिर क्या पूछ रहा, हाँ, इन दिस वे the car acquires velocity 50 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड आफ्टर acquires it। ये वैसे रिडंडेंट ही है, मतलब 1 सेकंड के डिले से इसका आगे का ग्राफ चल रहा है बस। तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो वहां पर भी 1 सेकंड का डिले ही होगा। ये जरूरत नहीं थी ये लिखने की लाइन, बट ठीक है, दे दिए। ओके, हाउ मच मोर डिस्टेंस डेल्टा एस डज द कार ए कवर इन फर्स्ट 100 सेकंड्स एज कंपेयर टू कार बी। तो कार ए जो है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगी, ये हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में देखो की आइडिया क्या है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। की आइडिया क्या है यहाँ पे, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, राइट। मेरे पास मान लो कुछ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसे ऐसे करके जो मर्जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं क्या करता हूँ, इसके सेगमेंट्स को स्लाइस कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके, वर्टिकल स्लाइसिंग कर देता हूँ और शफल कर देता हूँ लेफ्ट राइट, समझ गए। यानी बाद का सेगमेंट पहले ले आऊं, इस सेगमेंट को इधर लगा दूं, इस वाले सेगमेंट को उधर लगा दूं, फर्क क्या पड़ता है, टोटल एरिया तो वही रहेगा। शफलिंग ऑफ द सेगमेंट्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द एरिया, क्योंकि तो अभी क्या है, जो सेकंड कार का जो मेरा ग्राफ है वो क्या है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, और उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो मैं कंपैरिजन की ईज के लिए क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है, इसको उठा के मैं लास्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, और इस पूरे सेगमेंट को उठा के 1 सेकंड पीछे शिफ्ट कर देता हूँ। फर्क तो नहीं पड़ेगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व तो फिर भी वही रहेगा। ये इसको कहीं पे भी बीच में शिफ्ट कर दो, बाकी को, समझ गए। स्लाइस करके लेफ्ट राइट शिफ्टिंग से हमारे पास सेगमेंट्स के टोटल एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फायदा क्या होगा, इस सेगमेंट को लास्ट में अगर शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बस लास्ट के टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं अभी धीरे धीरे बोलता हूँ तो समझ में आएगी बात, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, विद अ डिले ऑफ 1 सेकंड द ग्राफ ऑफ कार बी लुक्स समवॉट लाइक दिस। ऐसा ग्राफ दिख रहा है बी का। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया, ठीक है। बस इवन इफ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी डिले सेगमेंट की जो वेलोसिटी है, वर पुश टू द एंड एंड द रिमेनिंग ग्राफ स्टिल टिल 100 सेकंड प्रीपोन। तो बाकी के ग्राफ को मैंने 1 सेकंड प्रीपोन कर लिया, और इसको मैंने लास्ट में पोस्टपोन कर दिया, इस वाले सेगमेंट को, ठीक है। स्टिल द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी सेम, वही डिस्टेंस आएगा। दिस गिव्स अस अ ग्राफ एज शोन इन द एडिशन फिगर। तो क्या किया, ये वाले सेगमेंट को उठा के लास्ट में ले गया, और बाकी का ऐसे करके ऐसे ही ले आया। समझ में आ रही बात क्यों नहीं। तो अभी क्या, इसका तो 99 सेकंड्स तक तो ये ग्राफ जो है कार बी का, अभी मॉडिफाइड जो है, 99 सेकंड्स तक तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ए का ग्राफ था, इज इट नॉट। आखिरी के 1 सेकंड के सेगमेंट्स में डिफरेंस आया। आखिरी के 1 सेकंड में जो ए का दिख रहा है वो मेरा 50 दिख रहा है, और बी का जो दिख रहा है वो 20 दिख रहा है आफ्टर शिफ्टिंग द सेगमेंट। समझ में आई बात की नहीं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो इसलिए जो भी डिफरेंस आ रहा है, ये सब तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि इधर तक तो ए के नीचे का एरिया और बी के नीचे का एरिया बराबर ही होगा। तो आखिर में ये जो है, ये तुम्हारा इसका इतना एरिया है, और उसका जो है इतना पूरा एरिया है, यानी इन दोनों के बीच में ये जो एरिया, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड डिफरेंस है पाथ का। समझ में आया कि, ठीक है। तो क्या लिखा, दिस गिव्स अस अ ग्राफ एज शोन इन द एडिशन फिगर, द मोशन फॉर फर्स्ट 99 सेकंड्स लुक्स आइडेंटिकल फ्रॉम t इक्वल टू 99 टू t equal to 100, a moves with 50 meter per second while modified b moves with 20 meter per second। तो b की जगह b modified कह लो इसको। तो ये 20 से जा रहा है, 50 से जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना फर्क पड़ेगा, 30 का फर्क पड़ जाएगा। तो क्या लिखा, thus a travels 50 meters while b travels 20 meters during the last second। तो डेल्टा एस क्या आ गया, 30 मीटर। तो समझ में आया सभी को, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हम सेगमेंट्स को कहीं पे भी आगे पीछे स्प्लिट करके शफल कर सकते हैं, जब तक कि टोटल टाइम वही उतने ही टोटल टाइम तक देख रहे हो, ठीक है। तक लास्ट मोमेंट अगर देख रहे हो तो बीच में शफलिंग अलाउड है।
हाँ, ऐसा मत करना कि किसी और टाइम तक चाहिए और इसको कहीं और ही लेके चले गए, ठीक है? तो टोटल 100 सेकंड्स हमने आपस में ही इंटरचेंज किया सेगमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने की लर्निंग लिखी है क्या? शफलिंग ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ बीटी ग्राफ डज नॉट अफेक्ट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या लिखा? सिमिलरली शफलिंग ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द एटी ग्राफ विल नॉट अफेक्ट द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे ही अगर एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ के सेगमेंट्स को लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ जाएगा। वो अभी मैं बात करता हूँ उसके बारे में और डिटेल में, ठीक है? एटी ग्राफ के सेगमेंट्स को शिफ्ट करने से वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो टू अटेन अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रॉम रेस्ट, हाई एक्सेलरेशन सेगमेंट शुड प्रीसीड द लो एक्सेलरेशन सेगमेंट्स। अब ये क्या बात हुई? मैं जल्दी से जल्दी अगर कोई पाथ कवर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, क्या चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हाई वेलोसिटी अटेन हो जाए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरा स्टार्ट में होना चाहिए और बाद में बेशक मेरा जीरो एक्सेलरेशन हो जाए। मतलब मेरे पास अगर मान लो ऑप्शन है कि शुरू में जीरो से चलना है और बाद में हाई एक्सेलरेशन से चलना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि शुरू में हाई एक्सेलरेशन से चलना है बाद में लो एक्सेलरेशन से चलना है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि शुरू में हाई एक्सेलरेशन होना चाहिए बाद में लो एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये चीज तुम देख पाओगे, उससे टाइम तुम्हारा शॉर्ट आ जाएगा। जैसे इनफैक्ट पाथ फाइंडर के अंदर एक क्वेश्चन ही है, क्या दे रखा है कि एक कोई पाथ है मेरा, उसमें एंटर करना है मुझे 5 मीटर पर सेकंड से और एग्जिट करना 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन का अपर बाउंड दे रखा है। तो ये पूछा है कि टाइम्स का बाउंड क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर अचीव करना है तुमको, शॉर्टेस्ट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो क्या करोगे? शुरू से ही 5 से 10 एकदम जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ा दो और उसके बड़ी हुई स्पीड से ही थ्रू आउट चलो, तो कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 5 से ही चलते रहो और लास्ट में जाके बढ़ा लो तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? So if you want to cover a distance in the shortest possible time or displacement in shortest possible time, you should have as large acceleration as possible within the given constraints in the initial times. बाद में एक्सेलरेशन देने का फायदा नहीं होता है। शुरू में स्पीड पकड़ लो, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलो, इससे अच्छा वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन स्लोली चलो लास्ट में जाके स्पीड पकड़ो, क्या पड़ेगा उसका, ठीक है ना? तो क्या लिखा है? high acceleration segment should precede the low acceleration segments. Maximum path should be covered with the largest possible velocity. ये इसका लॉजिक है, ज्यादा से ज्यादा पाथ जो ज्यादा हाई वेलोसिटी से हमें कवर करना चाहिए, ठीक है? सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये पाथ फाइंडर का बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या क्वेश्चन है देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स डिस्टेंस s, डिस्टेंस दे रखा है s फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ। तो इससे ऐसे करके ऐसे इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है, समझ गए? ठीक है, ये 2D पाथ नहीं है, s वर्सेस टाइम का ग्राफ है, समझ गए? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट का ये ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ रही है? अभी हो क्या रहा होगा, सोचो ये कोई फिक्स पॉइंट है और बॉल को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो क्या होगा? शुरू में तो डिस्टेंस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, इज इट नॉट? जब तक कि इसके लेवल पे नहीं आ जाता। इसके लेवल पे जब पहुंचेगा तो लीस्ट डिस्टेंस होगा, राइट? उसके बाद फिर क्या, डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, और मैक्सिमम हाइट पे फिर कुछ डिस्टेंस आएगा मेरा, है ना? अब मैक्सिमम डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा या तो लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, वो डिपेंड करेगा कि एस की लोकेशन कितनी है। समझ में आई बात की? तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम फिजिकली इसको हम विजुअलाइज करना चाहें तो स्कीमेटिकली इस तरह का कुछ होगा। ये मेरा कोई पॉइंट होगा P, जिससे इनिशियली मेरी बॉल जो है यहाँ से कहीं लॉन्च की होगी, ऐसे करके ऐसे जा रही है और उसके बाद फिर ऐसे करके ऐसे लौट के आ रही होगी। समझ में आई बात करनी? समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा? तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है? तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखते जाओ अभी क्या कर रहे हैं हम लोग। Visualize the motion. We have drawn adjacent figure which is consistent with the key features of the graph. तो ग्राफ के की फीचर्स क्या है देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर्स जो है, हाँ तो क्या बोल रहे हैं देखो, at s2 is equal to 10 meters the distance had a local maxima। यहाँ पे देखो ये लोकल मैक्सिमा डिस्टेंस का दिख रहा है, 10 मीटर्स पे लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा बनेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? 6√5 जो 10 से बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और क्या, therefore it must correspond to the highest point, while at s3 is equal to 6 meter it has a minimum। यहाँ पे 6 मीटर पे मिनिमम आ रहा है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्कीमेटिकली। ओके, सो इट मस्ट करस्पॉन्ड टू द नियरेस्ट पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? तो ये देखो 6 मीटर पे ये मिनिमा, और यहाँ पे फिर वापस रिटर्न जर्नी का मिनिमा दिख रहे हैं, समझ गए? 6 मीटर कंसिस्टेंट है ना ग्राफ के साथ में, ठीक है? while at s3 is equal to 6 meter it had a minimum, so it must correspond to the nearest point। now total height gained by the ball क्या होगा? अगर मान लो u स्पीड से मैंने फेंका इसको, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी, और उसको मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ। तो ये 6√5 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा के a भी निकाल लो, bc निकाल लो, वही किया हुआ मैंने। तो 6√5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर ये कितना हो जाएगा? ये 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर अच्छे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं अंडर रूट के अंदर,
तो ये फिर फाइनली सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाता है, यू की वैल्यू हो जाती 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लो। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग का, पाथफाइंडर का है, एमसीक्यू 24 एंड 25। इसमें क्या हो रहा है, हम एक टावर से दो पत्थर फेंक रहे एक एक करके, पहला पत्थर फेंका उसके बाद दूसरा पत्थर फेंक रहे। ठीक है, क्या लिखा, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड अनदर स्टोन इज आल्सो ड्रॉप। एक पत्थर फेंक दिया, उसके जमीन पे गिरने से पहले दूसरा पत्थर फिर से हमने फेंक दिया। ठीक है, एक और पत्थर फेंक दिया। ठीक है, ओके। अब सेपरेशन बिटवीन द स्टोन्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हमने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, पोर्शंस OA एंड BC ऑफ द ग्राफ आर पैराबोलिक। तो ये वाला जो है ये पैराबोलिक, पैराबोलिक मतलब समझते हो, टी स्क्वायर के साथ जैसे वेरी करता है तो पैराबोलिक होता है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है BC, यहाँ पे देखने से स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, बट इट इज आल्सो सपोज्ड टू बी पैराबोलिक सेगमेंट। तो ये पैराबोलिक सेगमेंट्स हैं। और क्या दे रखा है, व्हाइल AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB जो है ये मेरा स्ट्रेट लाइन दे रखा है। एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी 10 लेना, और क्या पूछा है, टावर का हाइट निकालना, और क्या निकालना है, दूसरे स्टोन की स्पीड निकालनी है जब पहला जो है जमीन को हिट कर गया। ठीक है, तो अभी ध्यान से सोचो कि ऐसा ग्राफ आ क्यों रहा है। तो पहला पत्थर जब फेंक दिया तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में, उसका हाफ टी स्क्वायर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है OA सेगमेंट ये पैराबोलिक इसलिए क्योंकि हाफ टी स्क्वायर है और दूसरा पत्थर अभी तक फेंका नहीं है। ठीक है, अब सोचो जब दूसरा पत्थर भी फेंक दिया तो पहला भी फ्री फॉल में है, दूसरा भी फ्री फॉल में है, तो इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, उसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसलिए कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। समझ गए, डिस्प्ले ये सेपरेशन है तो सेपरेशन में रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। राइट, फिर क्या होगा, फिर जो पहला पत्थर है वो जमीन से टकरा गया होगा और दूसरा पत्थर अभी भी हवा में होगा, तो दूसरा पत्थर तो हाफ 80 UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर के हिसाब से चल रहा होगा, एक पत्थर जो रुका ही हुआ है, तो वापस इसलिए दोबारा से पैराबोलिक सेगमेंट आ गया। समझ में आएगा आपके लिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा पत्थर जो फेंका है वो कितने टाइम पे फेंका है, 1 सेकंड बाद फेंका है। ग्राफ से समझ में आ रहा है, 1 सेकंड के बाद दूसरा पत्थर फेंका है, और जो पहला पत्थर है वो कब जमीन पे आ गया, वो 3 सेकंड के अंदर जमीन पे आ गया, क्योंकि जमीन पे आएगा उसी के बाद आगे का सेगमेंट पैराबोलिक होगा, नहीं तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहता। तो इसका मतलब क्या है, पहले पत्थर का टोटल फ्री फॉल का टाइम है 3 सेकंड, और ऑब्वियसली दूसरे का भी फ्री फॉल का टाइम 3 सेकंड ही होगा, इज इट नॉट, क्योंकि सेम ही हाइट दोनों को कवर करनी है तो बस। और ठीक है, और सी पार्ट मैंने ऐड किया इसमें, क्या, आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन फर्स्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड, ये भी निकालना। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, आई होप समझ में तो आ गया ना क्या सिचुएशन क्या चल रही है इसकी फिजिक्स। ठीक है, तो क्या लिखा, until the second stone is dropped, motion ड्रॉप मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कहना चाह रहा था, मोशन फालतू में लिखते, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोन इज सेम एज द सेपरेशन। जब जब तक दूसरा नहीं फेंका तो वो तो छत के छत पे ही रखा हुआ है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हाफ GT स्क्वायर के बाद हो जाएगा हमारा, विच रिप्रेजेंट्स द पैराबोलिक सेगमेंट टू T इक्वल टू 1 सेकंड, तो हाफ GT स्क्वायर ये वाला सेगमेंट हो गया। आफ्टर द सेकंड स्टोन मस्ट हैव बीन ड्रॉप्ड, नाउ सिंस द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन्स while both are in free fall must be zero, therefore their relative velocity is constant. This continues till first stone falls on the ground and it is represented by the segment between T equal to 1 to T equal to 3. ये segment आ गया जब relative acceleration 0 है। ठीक है, thus at T equal to 3 second, T equal to 3 seconds है। ठीक है, first stone must have landed. Now the height of the tower क्या हो जाएगा, H equal to सीधे हाफ GT स्क्वायर लगा दोगे, U तो 0 ही हमारा, तो बस क्या आ गया 45 मीटर आ गया टावर की हाइट। ठीक है, और क्या बोला है, now the motion of the second stone is delayed by 1 second, 1 सेकंड के बाद फेंका, तो thus its velocity at a general time क्या हो जाएगा, याद करो मैंने कर्व शिफ्टिंग तुम लोगों को बताया था, है ना, जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे प्री कैलकुलस, उसमें हमने देखा था कि कर्व को कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो अगर घड़ी मैंने t इक्वल टू 0 पे शुरू की है तो u प्लस 80 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1 सेकंड के डिले से इसका मोशन चल रहा है तो इसलिए t की जगह क्या डालना पड़ेगा तुम्हें, t की जगह t-1 डालना पड़ेगा। समझ गए, सेकंड स्टोन को, क्योंकि सेकंड स्टोन को भी जब टाइम कर रहे हो तो घड़ी तो तुम्हारी फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया था उसी टाइम से चला रखी है तुम, तो जब वो पहला स्टोन t टाइम चल चुका है तो ये t-1 टाइम चला है ना, इसलिए यहाँ पे t-1 आया। समझ में आया बात नहीं। तो अभी क्या है, तो सेकंड स्टोन कितना दूरी पे होगा जनरल टाइम पे, हाफ g इंटू t-1 का स्क्वायर। तो पहला पत्थर गिर गया तो t की वैल्यू 3 है, तो 3-1 2 हो गया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर होगा, तो ये 20 मीटर आ गया। तो जब पहला पत्थर जो है वो ऊपर से 20 मीटर गिरा और टावर की टोटल हाइट 45 है, तो यानी जमीन से कितना होगा, जमीन से 25 मीटर होगा। समझ में आ गया कि ठीक है। आई थिंक एक पार्ट मैंने किया नहीं है, लेकिन नहीं ठीक है, निकाल दिया, सेकंड स्टोन की स्पीड भी निकाल दिया मैंने, v इक्वल टू u प्लस 80, वो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना, u प्लस a इंटू t-1 करना पड़ेगा वापस यहाँ पे, क्योंकि घड़ी तो मेरी पहले पत्थर के टाइम से ही चालू है ना,
तो ये पत्थर जो t-1 टाइम तक ही चला, समझ में आई बात की नहीं? तो ये मेरे पास हाइट भी आ गई और दूसरे पत्थर की स्पीड भी आ गई, ठीक है। तो सारे पार्ट्स मेरे हो गए, ABC पार्ट्स तीनों हो गए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आ गया समझ में सभी को? क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अभी अगला देखते हैं। इनफैक्ट इसको स्टैंडर्ड थ्योरी समझ लो चाहे क्वेश्चन समझ लो। एयर ड्रैग के साथ जब हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका और एयर ड्रैग भी उसके ऊपर लग रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि एयर ड्रैग के साथ जो टाइम लगेगा वो नॉर्मल जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा लगेगा, उससे कम लगेगा, या उतना ही टाइम लगेगा। तो होगा क्या, एयर ड्रैग जब लगेगा, और एयर ड्रैग भी खास तरह का वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल एयर ड्रैग लग रहा है, यानी पत्थर का डी वेलोसिटी वेक्टर है उसका, तो -kv उसके ऊपर एयर ड्रैग लग रहा है। और यहाँ पे एयर ड्रैग को पर यूनिट मास दिया है, तो ताकि एक्सेलरेशन में मास से डिवाइड ना करना पड़े। क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अपवर्ड्स विद स्पीड u, it experiences an air drag force per unit mass -kv, okay, where v is its instantaneous velocity. Will it take more time or less time to land as compared to the case without air drag? ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसमें कुछ चीजें मेरे साथ तुम लोग सोचो। पहली बात तो ये सोचो कि जो हाइट अटेन करेगा या पत्थर, विदाउट एयर ड्रैग ज्यादा हाइट अटेन करेगा या विद एयर ड्रैग ज्यादा हाइट अटेन करेगा? विदाउट एयर ड्रैग ज्यादा हाइट अटेन करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एयर ड्रैग क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, कुछ फ्रिक्शन में एनर्जी जा रही होगी। सोचो कोई चीज हवा में जाती है तो उससे आवाज भी निकलती है, पतंग फड़फड़ाती है, समझ गए? तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा कि नहीं? तो ऊपर जाने की प्रोसेस में भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा, और नीचे आने की प्रोसेस में फिर से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा एयर ड्रैग से, राइट? तो इसका मतलब क्या, लैंडिंग स्पीड जो होगी वो लॉन्चिंग स्पीड से छोटी होगी एयर ड्रैग के साथ। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए लैंडिंग स्पीड विल बी स्मॉलर देन द लॉन्चिंग स्पीड। बस इतना अगर समझ में आ गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा हम लोगों का। और अभी ये वन लाइनर मैं मेथड बताने वाला हूँ इसका, ठीक है? वन लाइनर कैसे कर सकते हैं, तो अभी देखो एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि फोर्स पर यूनिट मास जो है वो -kv है, ठीक है? तो ताकि मास से डिवाइड ना करना पड़े। क्या लिखा? तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो देखो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक तो जी वेक्टर लग रहा है उसके ऊपर और एक -kv वेक्टर लग रहा है। वेक्टोरियली कर रहा हूँ ताकि सोचने में थोड़ी सी आसानी हो। अब मान लो लैंडिंग स्पीड जो है उसकी कैपिटल की है, लेटेस्ट से पार्टिकल की, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को। इस वाली को इंटीग्रेट करेंगे तो एक मस्त काम होने वाला है। तुम्हें पता है इंटीग्रल वीडीटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, और पत्थर जमीन से चला और जमीन पे ही वापस आ गया, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होने वाला है, राइट? ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रल ए डी टी मान लो जीरो से कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है मेरा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 to t dt। और ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। लैंडिंग में इंटीग्रल वीडीटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट विच इज जीरो। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल एडीटी तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो फाइनल वी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया इंटीग्रल एडीटी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इज इक्वल टू क्या हो गया, जी वेक्टर टाइम्स ये कैपिटल टी आ गया, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और अच्छे से करने के लिए मैं ऊपर जे कैप ले ले रहा हूँ और नीचे में माइनस जे कैप ले ले रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी तो वेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल वी माइनस जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, u टाइम्स जे कैप, तो ये बना इक्वल टू माइनस जी जे कैप इंटू टी, ठीक है? ये इसलिए किया ताकि मैं जे कैप हटा सकूं बाद में, क्योंकि वेक्टर्स में सीधे सीधे कैंसिलेशन अजीब सा लगता है, वेक्टर डिवीजन तो होता नहीं है ना। लेकिन जे कैप अगर सब कुछ है सारा ही जे कैप में, तो जे कैप को हटा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया मेरे पास फाइनली, कैपिटल वी प्लस स्मॉल यू डिवाइडेड बाई जी आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो अब कैपिटल वी विद एयर ड्रैग स्मॉलर है, विदाउट एयर ड्रैग लार्जर है, तो इसका मतलब क्या, ये टाइम जो है मेरा स्मॉलर हो जाएगा, इज इट? तो विद एयर ड्रैग हम कह सकते हैं, with air drag mechanical energy will be lost, thus capital V is less than u. Without air drag capital V is equal to u, thus round trip time is more than that, more without air drag, ठीक है? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट वन सेकंड, सॉरी ठीक ही लिखा हुआ है, राउंड ट्रिप टाइम इज मोर विदाउट एयर ड्रैग। एयर ड्रैग नहीं होगा तो राउंड ट्रिप टाइम ज्यादा होगा, एयर ड्रैग होगा तो राउंड ट्रिप टाइम हमारा स्मॉलर हो जाएगा। समझ में आई बात? इनफैक्ट ये भी पता चल रहा है जितना ज्यादा एयर ड्रैग होगा उतना स्मॉलर होता चला जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। सोच के देखो ना, बहुत एयर ड्रैग होगा तो और कम हाइट तक पहुंचेगा, और कम हाइट तक पहुंचेगा, तो इसलिए राउंड ट्रिप टाइम हमारा और स्मॉलर होता चला जाएगा जैसे जैसे एयर ड्रैग हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों को मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकली है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं सोल्यूशन बता दूंगा। तो मैं पहले सोल्यूशन हाइड करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ए फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय रिटार्डेशन ऑफ ए। तो ए से एक्सेलरेट हुआ, फिर ए से रिटार्ड किया, फिर ए से एक्सेलरेट कर रहा है, फिर ए से रिटार्ड कर रहा है। समझ गए क्या हो रहा है? तो ऑल्टरनेटली
तो ये एक साइकिल है, मतलब ए से एक्सीलरेट किया, ए से रिटार्ड किया, ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर कंसीडर दिस एज वन साइकिल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0, 0 से स्टार्ट किया। क्या पूछ रहा है, n ऐसी साइकिल्स होने के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, n साइकिल्स का, वेलोसिटी नहीं पूछी है। ऐसी n साइकिल्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। बाय द वे समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स मेरे को लगता है फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को, n into n plus 1/2 टाइप का होता है, ठीक है। वो यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, करो ट्राई। इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफ अक्सर बनाने से फायदा होता है, बना लेना चाहिए ग्राफ, विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है हमारा, अगर हम देखें तो बढ़ रही है वेलोसिटी, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर ऐसे करके ऐसे हमारा ऐसे ग्राफ चलते रहेगा स्टॉक मार्केट की तरह, है ना। समझ गया कि नहीं, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा, ऐसे ही ट्राइंगल और आगे बनेगा, फिर ऐसे ही ट्राइंगल और आगे बनेगा, लेकिन साथ में क्या है, नीचे रेक्टेंगल्स ऐड होते रहेंगे उसके, इज इट नॉट। तो बस तो रेक्टेंगल्स का एरिया तो एपी में तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया तो सिंपली ऐड होता जाएगा एन से मल्टीप्लाई करना, समझ में आई बात की नहीं। रेक्टेंगल्स में एपी बन रही है, रेक्टेंगल के एरियाज को एडिशन में 0 से लेके फिर आगे जितने भी n-1 रेक्टेंगल्स, और ये ट्राइंगल्स के एरियाज ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो बस यही करना है, उसके बाद तो बस एक्सप्रेशन निकाल के सिग्मा लगा दूंगा। क्या लिखा, फॉर एन इजी विजुअलाइजेशन वीटी ग्राफ फॉर 3 such cycles is shown, 3 साइकिल दिखाई है इन द adjacent figure. The displacement in each cycle is sum of the areas under the 2 linear segments. तो ये पहली साइकिल के लिए देखो, ये एक लीनियर सेगमेंट है, ये लीनियर सेगमेंट है, तो ये ट्रापीजियम और ट्रायंगल का एरिया मेरे को ऐड करना है, ठीक है। We see that duration of each cycle is 1.5 t and after every cycle average speed increases by half at. हर एक के बाद एवरेज स्पीड जो हाफ 80 से बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट साइकिल, शेडेड एरिया क्या होगा, S1, वो क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया और ट्रापेजियम का एरिया ऐड किया होगा बेसिकली, तो ये 7/8 80 स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड साइकिल के लिए क्या होगा, 7/8 80 स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहा, और साथ में ये रेक्टेंगल का एरिया ऐड हो गया, तो हाफ 80 इंटू 1.5 t, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आयत के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है i-1 टाइम्स मेरा ऐड होगा, ठीक है। सेकंड में एक बार ऐड हुआ, थर्ड में 2 बार ऐड होगा, फोर्थ में 3 बार, एक्सेट्रा। तो क्या हो जाएगा 7/8 80 स्क्वायर प्लस i-1 3/4 80 स्क्वायर, समझ में। अब इसी के ऊपर समेशन लगाना है, तो ये 7/8 80 स्क्वायर तो ऐसे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके हर एक के लिए आएगा, तो इसलिए समेशन ऑफ 1 फ्रॉम i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और प्लस 3/4 80 स्क्वायर i इक्वल टू 1 से n, i-1 का मुझे समेशन चाहिए। तो अब ये तो सिग्मा ऑफ आई तो तुम्हें पता है n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बस वही सब लगा दिया n इंटू n प्लस 1/2 करके, अब बस सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो ये आ जाता है तुम्हारा n इंटू 3n प्लस 4/8 इंटू 80 स्क्वायर, तो जो कि मेरा क्या है, ये मेरा डी ऑप्शन है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगला जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन या तो बच्चे गलत करते हैं या बोलते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इनफैक्ट जनरली बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस में अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार मैथमेटिक्स देखनी पड़ जाती है, कई बार कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तुम्हें पता है कि हमेशा मैक्सिमम मिनिमा जरूरी नहीं कैलकुलस से ही आए, कई बार एंड पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं चीजों के, है ना। और कई बार क्या हो सकता है कि जिस पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है वो डोमेन से ही बाहर हो एक्चुअली, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी है, तो करो, देखो तुम लोग भी, ये मत बोलना गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है मेरा, A certain car accelerated at alpha is equal to 3 मीटर पर सेकंड from 0 to 50 मीटर पर सेकंड। तो स्टार्ट हुई है और 0 से 50 तक स्पीड इसकी बढ़ गई है, ठीक है। ठीक है, मैं फिगर छुपा दिया अभी, वैसे तो यू कैन नॉट अनसी इट, बट ठीक है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड हो गई है 0 से, ठीक है। एंड देन इट स्पीड रिमेन कांस्टेंट फॉर अ व्हाइल, हमें नहीं पता उसके बाद कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड रही, पता नहीं कितने टाइम तक कांस्टेंट रही, हमें मालूम नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखा, देन वंस अगेन इट एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ अल्फा, यही सेम अल्फा से, टू सर्टेन स्पीड लेस देन 100 मीटर पर सेकंड, वापस दोबारा से एक्सेलरेट हुई है बट टू अ स्पीड व्हिच इज लेस देन 100 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड देन डिसेलरेटेड एट अ रेट बीटा इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू फाइनली कम टू रेस्ट, उसके बाद डिसेलरेट हुआ और फिर से फाइनली रुक गया, रेस्ट पे आया फाइनली, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द मिनिमम टाइम ऑफ मोशन सैटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस, अगर इसी तरह से वो चला जैसे मैंने बताया तो मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना हो सकता है, ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2000 मीटर, ठीक है। तो इसमें चलो मैं एक छोटा सा हिंट ड्रॉप कर दूं क्या, ठीक है, चलो ट्राई करो फिर, चलो ठीक है, डिस्कस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो
ग्राफ अगर मैं देखूं मोशन का, किस तरह का ग्राफ दिख रहा होगा, पहले 50 तक गया और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये टाइम तो 50/3 हो गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद फिर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 50 से, ये टाइम मुझे पता नहीं, तो कुछ टाउ मान लिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वो किसी स्पीड तक v तक, तो ये फिर से एक्सेलरेट कर रहा है, और ये 50 है, ये v है, तो इसका अंदर ये टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस 50/3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर डिसेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और 0 पे आ रहा है, तो ये टाइम मेरा v/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी 2000 मीटर तो टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यानी ये टोटल एरिया को तो मैं 2000 से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो वही क्या हुआ, ये एरियाज निकाले हुए हैं, अगर तुम देखोगे तो ये एरियाज है, इनका सम 2000 है, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 50/3 प्लस टाउ प्लस v माइनस 50 प्लस ये समझ गए, ये चारों का सम। तो मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, समझ में आई बात के नहीं। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है 2000 इक्वल टू दिस, और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को t और टाउ के लिए सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। टाउ के लिए सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि मेरा ऐसा नहीं कि टाइम कुछ आ गया, उसका डेरिवेटिव 0 कर दिया और पता चला उसके करस्पॉन्डिंग टाउ नेगेटिव है, इसलिए टाउ को देखना पड़ेगा, टाउ नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम ही। समझ में आई बात की नहीं। तो सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाता है मेरे पास ये -2v² / 375 प्लस 8v/15 प्लस 40, ये मेरा आ जाता है टोटल टाइम ऑफ मोशन। और टाउ की वैल्यू आ जाती है मेरी -2v² / 375 प्लस 40, ये आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, प्रॉब्लम के हिसाब से ये टाउ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इससे मेरे पास वेलोसिटी का एक बाउंड है, ऐसा नहीं कुछ भी वेलोसिटी मेरी चलेगी। तो टाउ के नॉट बी नेगेटिव, टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इससे मेरे पास क्या आ जाता है, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50√3, 50√3 से छोटा ही होना पड़ेगा इसको, समझ में आई बात की नहीं। तो 100 तक नहीं जा सकते तुम, 50√3 से छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा वाला, ठीक है। इट कांट एक्सीड 50√3, ओके। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टाइम को मिनिमाइज करना सच दैट वेलोसिटी जो है मेरी 50 से 50√3 के बीच में होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। ऑब्वियसली 50 तक तो हो ही चुकी है, एक्सेलरेट ही कर रहा है, उसके बाद 50 से कम तो हो ही नहीं सकता, 50 से 50√3 के बीच में मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो dt/dv मेरा जो आएगा, इसको सॉल्व करके, वो क्यों चेक कर रहा हूँ, ताकि पता चल जाए मोनोटोनिक फंक्शन है या क्या है, ठीक है। तो dt/dv आता है -4v/375 प्लस 8/15, और इस रेंज के अंदर जो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, समझ में आई बात करी। तो इसलिए हम हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ v चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे को मिनिमाइज करना है। तो v को 50√3 डाल देंगे, अभी v को 50√3 डाल दो इसके अंदर, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद टाइम भी आ जाएगा, समझ में आया। तो कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाता है मेरा 80/√3 सेकंड आ जाता है हमारा, ठीक है। समझ में आई बात को, ठीक है। तो समझ गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। कैजुअल एनालिसिस से गलत आंसर आ सकता है, इसमें ज्यादातर बच्चों का यही ओवरसाइट हो जाता है, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें टाउ को चेक नहीं करते, सीधे टी का डेरिवेटिव 0 करते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। इनफैक्ट उसके बाद भी मैक्सिमम टाइम शायद निकाल के लिखते हैं, वो कुछ ऐसा कुछ हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो बहुत ध्यान से कई बार एनालाइज करना रहता है हमको, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये मेरे पास क्या है, एक ब्रिज है मेरे पास रोड पे, दो टाउन्स को जोड़ने वाला कोई ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज नहीं है, ये तो कुछ ग्राफ है, ठीक है। कोई ब्रिज है हमारा, ठीक है, दो टाउन्स को जोड़ रहा है, और क्या लिखा है, दो कार्स चल रही हैं एक टाउन से दूसरे टाउन तक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं, v1 स्पीड से चल रही हैं दोनों कार, ठीक है। ठीक है, रोड पे v1 से चलती हैं, लेकिन ब्रिज के ऊपर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, v2, ठीक है। रोड पे ज्यादा स्पीड से चल रही है, ब्रिज पे पहुंचने के बाद उनकी स्पीड मान सकते हो एब्रप्टली कम हो जा रही है, ठीक है। हाउ द सेपरेशन s बिटवीन द कार्स वेरीज विद टाइम इज शोन इन द ग्राफ। तो ये s वर्सेस t का मुझे ग्राफ दे रखा है, समझ गए। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द कार्स। तो सेपरेशन मेरा यानी पहले 500 है, उसके बाद फिर यहाँ पे घटते घटते 200 हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ गया, इस तरह का कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है वो तुमको सोचना है, ठीक है। क्या लिखा, हाउ द सेपरेशन वेरीज विद टाइम इज शोन। अब क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड v1 ऑफ द कार्स ऑन द रोड। एक तो रोड के ऊपर हमें स्पीड निकालनी है, और क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड v2 ऑफ द कार्स ऑन द ब्रिज, ब्रिज पे कितनी स्पीड है, और तीसरा क्या है, ब्रिज की लेंथ क्या है। ये तीन चीजें निकालनी है, खुद से ट्राई करोगे, करो ट्राई। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इनिशियल सेपरेशन जो है कार्स का 500 मीटर है, और यहाँ पे जो सेपरेशन घटना शुरू हुआ है 10 सेकंड के बाद घटना शुरू हुआ है, यानी 10 सेकंड बाद पहली कार घुस गई होगी, ठीक है। So t1 equal to 10 seconds is the moment when the first car enters the bridge, and therefore separation starts decreasing, and t2 is equal to 30 seconds is the time when the second car also enters, क्योंकि जब दूसरी कार भी एंटर हो गई उसके बाद सेपरेशन मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ओके, अभी क्या हुआ, t इक्वल टू 10 सेकंड से t इक्वल टू 30 सेकंड में सेपरेशन कितना घटा मेरा, 300 से घट गया, इज इट नॉट। पहले 500 था सेपरेशन और बाद में 200 है, यानी कितना रिड्यूस हो गया, 300 रिड्यूस हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम से रिड्यूस होगा, इज इट नॉट। पीछे वाली कार फास्टर चल रही है, आगे वाली कार स्लोअर चल रही है, तो पीछे आगे वाली कार के रिस्पेक्ट में पीछे वाली कार की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है,
that relative velocity into the time, that will be the reduction in distance, which is 300 meter. ठीक है, तो क्या लिखा, decrease in separation from t1 equal to 10 to t2 equal to 30 is 500 minus 200 meter, that is 300 meter. This should be equal to what? v1 minus v2 into t2 minus t1 हो जाएगा, यानी कि v1 minus v2 into 20 जो है वो मेरा 300 हो गया। तो एक क्वेश्चन तो क्या आ गया, v1 minus v2 जो मेरा 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो, t इक्वल टू 80 सेकेंड्स पे पहली कार जो ब्रिज से बाहर निकल के आ गई, देखो यहाँ पे t इक्वल टू 80 सेकेंड पे दिख रहा है, वापस से सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया, तो पहली कार जो बाहर निकल के आ गई, 10 सेकेंड पे घुसी थी और 80 सेकेंड पे फिर बाहर निकल आई। ठीक है, ओके, मान लेते हैं ब्रिज की लेंथ मेरी L है, तो बाय द टाइम सेकेंड कार एंटर्स द ब्रिज, फर्स्ट कार हैज कवर्ड 200 मीटर्स। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो पहली कार है, सेकंड कार एंटर हुई है, तो इनका सेपरेशन 200 मीटर है ना, फर्स्ट कार तो जस्ट घुसी और सेकंड कार इसका मतलब क्या है, इट इज ऑलरेडी 200 मीटर इनटू द ब्रिज, राइट, तभी तो सेपरेशन 200 मीटर है उस टाइम पे। ठीक है, तो ठीक है, और कितने टाइम में, t2 माइनस t1 यानी 20 सेकंड्स के अंदर ये हुआ हमारा। ठीक है, 20 सेकंड्स के अंदर ये हो गया हमारा, 20 सेकंड्स में ये 200 मीटर चल पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो दूसरी जो यानी ब्रिज के ऊपर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 200 मीटर चली 20 सेकंड्स में, तो क्या आ गया, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, डिवाइड कर दिया, समझ गए। तो v2 आ गया, और दूसरी इक्वेशन से v2 माइनस v1 माइनस v2 की वैल्यू पता है, इससे मेरे पास v1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, v1 कैलकुलेट करोगे 25 मीटर पर सेकंड आएगा, तो रोड पे 25 मीटर पर सेकंड और ब्रिज पे 10 मीटर पर सेकंड, मेकिंग सेंस। ठीक है, अब पहली कार ने t1 से t3 के बीच में पूरा ब्रिज क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ 80 सेकंड, 10 सेकंड पे घुसी थी, 80 सेकंड पे बाहर निकल गई, 70 सेकंड। तो बस हमें क्या करना है, 70 सेकंड्स में देखना है कि ब्रिज पे कितना डिस्टेंस चली। तो स्पीड मुझे पता है, बस स्पीड इनटू टाइम कर दो। तो स्पीड कितनी है मेरी, वो 10 आई थी ना, हाँ 10 और 70 सेकंड्स, तो कितना आ गया, ब्रिज की लेंथ आ गई 700 मीटर्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया सभी को। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशंस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।